नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। आज लाख टके की बात में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। आरएसएस के राष्ट्रीय सह सरकार्यवाह अरुण कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए। सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद हैं और डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस अहम बैठक में योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में अगले हफ्ते कैबिनेट विस्तार संभव है। ये बड़ी जानकारी, सरकार, संगठन और आरएसएस की महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 1 साल से कम का वक्त अब चुनाव में रह गया और उसके मद्देनजर संगठन की, सरकार की और आरएसएस की एक महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है, जिसमें स्ट्रेटेजी को लेकर भी कई फैसले इस बैठक में हो सकते हैं। और यूपी में अगले हफ्ते योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सीएम योगी, आरएसएस और बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। नए चेहरों, संगठन पुनर्गठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है। कई बड़े चेहरे बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो यूपी सरकार के कई मंत्री बीजेपी संगठन में भेजे जा सकते हैं। वहीं अगर देखें तो कई बड़े संगठनात्मक चेहरे सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसी से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। सीएम योगी, आरएसएस और बीजेपी संगठन की लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। संकेत साफ है, अगले सप्ताह शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार के कई मंत्री बीजेपी संगठन में आ सकते हैं और कई बीजेपी संगठन से यूपी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका नाम भी है, जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अशोक कटारिया के भी मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। पूजा पाल नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। राज्य मंत्री बलदेव औलख को भी प्रमोट किया जा सकता है। प्रदेश महामंत्री और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी और आरएसएस दोनों चाह रहे हैं कि संगठन की संरचना को मजबूत किया जाए। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर नए चेहरे शामिल किए जाएं। सरकार और संगठन दोनों में तालमेल और गति बढ़ाई जाए। यही वजह है कि बैठकों की श्रृंखला लगातार चल रही है और मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले धामी सरकार ने कैबिनेट की सभी खाली सीटें भर दी हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ विस्तार है या फिर चुनावी रणनीति का बड़ा दांव? क्या इससे सत्ता पक्ष को फायदा मिलेगा और क्या खत्म होंगे अंदर खाने की खींचतान? इसी से जुड़े आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार लंबे समय से सियासी बहस का केंद्र बना हुआ था। 2022 में सरकार गठन के वक्त ही 3 सीटें खाली छोड़ दी गई थी और इसके बाद हालात ऐसे बने कि ये संख्या बढ़कर 5 तक पहुंच गई। 2023 में मंत्री चंदन रामदास के निधन और 2025 में प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। दोनों मंत्रियों के अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी खुद मुख्यमंत्री को संभालनी पड़ी, जिससे कई बार विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका भी मिला। अब चुनावी साल में 5 नए चेहरे को कैबिनेट में शामिल करना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक साफ सियासी मैसेज भी माना जा रहा है कि बीजेपी अब हर मोर्चे पर चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है। उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। दरअसल कैबिनेट विस्तार का मुद्दा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी राजनीतिक चुनौती बना रहा।
दिल्ली के दौरों के साथ हर बार ये सवाल उठता रहा कि आखिर विस्तार कब होगा और किसे मौका मिलेगा। लेकिन अब जब विस्तार हो चुका है तो इसे हाईकमान की रणनीतिक मंजूरी के तौर पर देखा जा रहा है। ये कदम पार्टी के अंदर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के साथ ही संभावित असंतोष को शांत करने की कोशिश भी माना जा रहा है। सभी केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ। जो जिम्मेदारी एक पार्टी के रूप में कभी मिली है उसका निर्वहन किया है, अब ये जिम्मेदारी इसका भी निर्वहन कर। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको ये दायित्व सौंपा है, ये जिम्मेदारी दी है। चुनौतियों का सामना करना हमारा काम है। हमने चुनौतियों से इस राज्य को भी बनाया और जो भी हमारी सरकार ने विकास का रोड मैप तैयार किया है उस रोड मैप के हिसाब से हम काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी नेतृत्व का, संगठन का, अपने माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया और ये जिम्मेदारी मुझे दी। जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूँगा और सेवा के रूप में कार्य करूँगा। और जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं करी हैं, उनको हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, ऐसा संकल्प हम लोग लेंगे। मैं बहुत इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और चुनौतियाँ तो आते रहती है, उसका निभाने की हम लोग कोशिश करेंगे और बहुत सारे काम प्रदेश में करने हैं बाकी, और काफ़ी काम कुछ हुए भी है और लोगों की जो दिक्कतें होगी उस दिक्कतों में भी खरा उतरने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम टीम भावना के तहत हम प्रदेश में काम करेंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद अगले कुछ दिनों में पार्टी संगठन के सक्रिय वर्कर्स को भी सरकार में दायित्व देने की तैयारी है। जानकार कहते हैं कि इसके बाद बीजेपी सरकार और संगठन पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में कूद जाएगी। नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ये कैबिनेट विस्तार चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लग गए हैं। एक तरफ पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है तो वहीं दूसरी तरफ अब युद्ध से खड़ा हुआ तेल और गैस का संकट अब महंगाई से आग लगाने के लिए तैयार है जनता की। क्योंकि भारत में भी धीरे धीरे इसकी चपेट देखने को मिल रही है। आज प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुस्तान को संकट मोचक बताया है। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा वो अब न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया है और इस संकट का असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध से महंगाई ने दस्तक दे दी। IOCL ने इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में करीब 22 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 109 रुपए 59 पैसे हो गए हैं। वहीं प्रीमियम पेट्रोल भी 2 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम अब 113 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि सामान्य पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी महंगा हो गया है। जोमेटो ने डिलीवरी चार्ज 12 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 14 रुपए 90 पैसे कर दिए हैं। जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है एंड दैट इज हार्डली 2, 3 और 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल। तेल में महंगाई की आग लगी तो सियासत के शोले भी भड़क उठे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर जवाब दिया है। So the government of India has collected 26 lakh crore rupees over the last 12 years from taxes on oil, on petrol and diesel. Why can't the government now, in a situation which is a crisis-like situation, which is a crisis, pass that benefit on to the consumers? Why should the consumers face the heat? देखिए, प्रीमियम पेट्रोल के कंज्यूमर्स बहुत ही लिमिटेड है और उसका एक अलग प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का, और उसमें एक नॉमिनल इंक्रीज हुई है, उसका इम्पैक्ट आम लोगों के जीवन पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। सवाल यह कि इस जंग का कब अंत होगा और कब लोगों को इस संकट से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब एक चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं। सोनभद्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा खुलासा हुआ। 14,020 लोग ऐसे मिले जिनकी मौत हो चुकी है और उनके खाते में योजना का पैसा अब भी ट्रांसफर हो रहा है। जिले में कुल 50,740 आपात लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
591 आयकदारा और नाबालिग भी योजना का लाभ उठाते रहे हैं और 1658 लोगों ने दोहरा पंजीकरण करा रखा था, जबकि 569 मामलों में पति पत्नी दोनों को अलग अलग लाभ मिल रहा था। 14,020 ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर किश्तें लगातार जारी हैं। 33,800 ऐसे लोग भी लाभ लेते पाए गए जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस पूरे फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा असर असली किसानों पर पड़ा है। फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर करीब 35,000 किसानों की किश्त रुकने का खतरा अब खड़ा हो गया है। क्योंकि फर्जी तरीके से लाभ लेते रहे, उन पर अब तक सख्त कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। सोनभद्र का ये मामला साफ संकेत देता है कि अगर समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई तो सरकारी योजनाएं लाभ से ज्यादा लापरवाही और गड़बड़ी का जरिया बनती रहेंगी। तत्काल अपनी फार्मर रजिस्ट्री, अपने आधार कार्ड और राजस्व अभिलेख के साथ संपर्क करके लेखपाल या कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करके करवा लें। ये कैसे, जो मृतक ले रहे थे, ये कैसे पकड़ में आया आप लोगों को? फार्मर रजिस्ट्री के दौरान कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं जिन कृषकों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें इस सूची से हटा दिया जाएगा क्योंकि उनकी फार्मर रजिस्ट्री हो नहीं पाएगी। ऐसी सूची बनाकर कृषि विभाग निर्देशालय को भेजी जा रही है। और फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही के गाने को लेकर मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने फतवा जारी किया है। फिल्म केडी द डेविल्स के एक गाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है और गाने में संजय दत्त और नोरा फतेही को एक्टिंग करते हुए दिखाया गया। हालांकि इस गाने को लेकर केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब अलीगढ़ में मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने फतवा जारी किया है। क्या कुछ इस फतवे में कहा गया, रिपोर्ट में दिखाते हैं। डांसर एक्टर नोरा फतेही के गाने सरके चुनर तेरी सरके गाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अश्लील गाने पर उनके डांस को गुनाह कबीरा यानी बड़ा पाप बताया गया है। अलीगढ़ से मुस्लिम दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने यह फतवा जारी किया है। तो बिगाड़ने में सहयोग ना करें और फिर जिस तरह से नोरा फतेही फिल्म अभिनेत्री वो मुस्लिम समाज से आती हैं और वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह के बिगाड़ में और इस तरह की बेहयाई फैलाने में वो ऐसा किरदार अदा कर रही हैं। तो इसीलिए हमने ये फतवा जारी क्या कहा है फतवे में? इसमें हमने तो तभी उसे आगे उस पर मोहर लगाए, तो हमने यही मांग इसमें। हालांकि विवाद होने के बाद ये गाना यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। खुद नोरा फतेही ने भी वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत और रवि किशन ने भी इस गाने पर ऐतराज जताया था। पीआर टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पे प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। देखिए, कोई भी अश्लीलता जो संस्कृति संस्कार को ठेस पहुंचाए उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब सिनेमाकार को भी धुरंधर जैसी फिल्मों को भी देखना चाहिए कि बगैर कुछ डाले भी कई हजार करोड़ का बिजनेस कर सकती है। बिजनेस या किसी गाने को चलाने या फिल्म को गरमाने के लिए कुछ ऐसी सब चीजों को इस देश में नहीं लाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। फिल्म केडी द डेविल्स के गाने पर हंगामा मचा हुआ है। गाने में संजय दत्त और नोरा फतेही को एक्टिंग करते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस गाने को लेकर केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। वहीं अलीगढ़ में चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने फतवा जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। फिल्म धुरंधर 2 में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के किरदार और उनके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रिश्तों को दिखाए जाने के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। इसे लेकर एसपी विधायक अबू आजमी ने ऐतराज जताया। एसपी के साथ कांग्रेस ने भी धुरंधर 2 मूवी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये एजेंडा मूवी है जो योगी सरकार के इशारे पर बनाई गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सच्चाई पर बनी फिल्मों से विपक्ष को हमेशा ही तकलीफ होती है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने इस मोदी सरकार के एजेंडे वाली फिल्म बता दिया। समाजवादी पार्टी ने फिल्म में अतीक अहमद के किरदार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अतीक अहमद के क्रिमिनल केसेस थे, ठीक है, अतीक अहमद को जेल भेजते, फांसी दे देते। आप जिस तरह मार दिया गया, ऐसा शायद पूरी दुनिया में कभी आज तक नहीं हुआ होगा। और आप जो है, अतीक अहमद तो थे, इसके पहले MP बने थे, MLA कई बार रह चुके हैं। जनता ने वोट कैसे दिया उनको? और आप ISI के में जुड़े हुए थे। लेकिन ये फिल्म वाले क्या खुलासा कर दें, किसी के बारे में कुछ पता थोड़ी है। इन्हें तो अपनी फिल्म चलानी है और आप लोग ट्रैप हो जाते हो इनके जाल में कि आपने अपना फिल्म कोई खबर चला दी और फिल्म चल गई, लोग देखने के उत्सुक हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी के एजेंडे वाली फिल्म है। बीजेपी अब बॉलीवुड के जरिए अपना प्रचार कर रही है। ये पहले वो बैन करिए फिल्म और इनकी सारी इंक्वायरी करिए, कहाँ से पैसा लाते हैं, क्या रहते हैं, कौन है ये, इनका हिस्ट्री क्या है, वो सब आगे आने दो। इस बकवास को कौन देखेगा और कौन यकीन करेगा? मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे, उनका भुगतान देश कर रहा है। मंत्री रामकृपाल ने कहा है कि यह फिल्म हकीकत बयां कर रही है, इसलिए विपक्ष को परेशानी हो रही है। फिल्म प्रदर्शित किया गया धुरंधर 2 के माध्यम से, हकीकत था उसको दिखा दिया, लोगों को बताया कि देश के अंदर रहने वाले कौन कौन लोग हैं जो बाघ का खाल पहन करके अपने आप को शेर समझते हैं। फिल्म धुरंधर 2 रिलीज होते ही जहां सफलता के झंडे गाड़ रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि फिल्म में अतीक अहमद के ISI से संबंध दिखाए गए हैं, जो सच नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और यूपी में योगी सरकार के 9 साल पूरे हो रखे हैं। इसे लेकर योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता लगातार सभी जिलों में सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि इन 9 सालों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। यूपी अब बीमारू नहीं बल्कि विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यूपी में इन 9 सालों में बड़ा परिवर्तन हुआ। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विकास की योजनाएं धरातल पर लागू हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का 9 साल बहुत सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा हुआ है। और इस 9 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक तो लॉ ऑर्डर को लेकर, दूसरा जो विकास भारत सरकार की योजनाएं थी, प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, धरातल तक पहुंचाने का काम किया गया। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी में योगी की सरकार है, भोगी और ढोंगियों की नहीं। 9 सालों में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हुई। डबल इंजन की सरकार ने यूपी को विकास की नई दिशा दी है। GSDP 2017 में 13 लाख करोड़ थी और अब बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गई। ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्रत्येक व्यक्ति की आय तिगुनी हो गई है। राज्य आज वित्तीय रूप से स्थिर भी है और सक्षम भी है। योगी सरकार के 9 साल की विकास यात्रा पर गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2017 से यूपी ने विकास की नई यात्रा शुरू हुई। इससे पहले राज्य को दंगा और माफिया प्रदेश कहा जाता था, अब यूपी को महोत्सव प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के नाम से जाने लगा था। इस प्रदेश को लोग माफियाओं का प्रदेश कहने लगे थे। इस प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा यह बन गई थी कि ये अब अपने आर्थिक संकट और अपनी जो बीमारी ग्रस्त ऋणग्रस्त नीति है उससे बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन यही प्रदेश है कि आज बीमारू राज्य से निकल करके हम लोग
देश की ग्रोथ में ग्रोथ इंजन के रूप में शामिल हुए। योगी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद ने कहा, 9 साल में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश एक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध प्रदेश बन रहा है, चाहे हमारे एक्सप्रेसवे हो, चाहे हमारे जो एयरपोर्ट्स हों, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों, चाहे हमारे हाईवेज हों, हर तरीके से योगी सरकार ने हमारे आम जनमानस को सुविधा देने के लिए काम किया है। सरकार का दावा है कि यूपी में 16 हवाई अड्डे बने हैं, जबकि 8 हवाई अड्डे प्रोसेस में हैं। 63,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। 2,72,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनी हैं। पिछले 9 सालों में यूपी ने तरक्की की नई कहानी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।